हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अमन और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं एग्री एंट्रेंस एंड बीएससी एग्जाम्स अड्डा 24/7 पर। जो बच्चे मुझे एग्रीकल्चर अड्डा 24/7 से देख रहे हैं उन सभी का भी स्वागत है आज के इस सेशन के अंदर। तो आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है सॉइल फॉर्मिंग प्रोसेस, यानी मृदा निर्माण प्रक्रियाओं के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो आज जो है इसका पार्ट नंबर 3 जो है वो हम यहाँ पर पढ़ेंगे। क्लास आपकी बायलिंगुअल रहेगी, यानी हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों बच्चे इस क्लास को देख सकते हैं। चाहे आप 5th डीन कमेटी के अकॉर्डिंग पढ़ रहे हो, चाहे आप 6th डीन कमेटी के अकॉर्डिंग पढ़ रहे हो, तब भी आप इस क्लास को देख सकते हैं। ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप है एग्रीकल्चर बाय अमन सर के नाम से, इसे आप ज्वाइन कर लेंगे। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स के अंदर मिल जाएगा। यहाँ पर मैं आपको इस क्लास की PDF जो है वो सेंड कर दूंगा। सिलेबस आपको पता ही, अभी सेम ही हमारा टॉपिक चल रहा है सॉइल फॉर्मिंग प्रोसेस, यानी मृदा निर्माण की प्रक्रियाओं के बारे में। तो ऑलमोस्ट ये आप सभी को पता है। अब चलिए बात करते हैं हम यहाँ पर ये जो प्रोसेस थे उनको एक बार हल्का सा हम यहाँ पर रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है। तो प्रोसेस को जनरली मैंने बताया था कि सॉइल फॉर्मिंग प्रोसेस, जिन्हें हम पैडोजेनिक प्रोसेस भी कहते हैं, जिन्हें जनरली क्या कहा जाता है, मृदा निर्माण प्रक्रियाएं भी कहा जाता है। उन्हें दो ग्रुप के अंदर हमने डिवाइड किया था, जिसमें आपका फंडामेंटल या बेसिक प्रोसेस इसके अंदर आते थे, जिसमें ये 4 प्रोसेस थे। ये हमारे क्या है कंप्लीट हो चुके हैं ऑलरेडी, फर्स्ट पार्ट के अंदर हमने कंप्लीट कर लिए थे। ये आपके स्पेसिफिक पैडोजेनिक प्रोसेस हैं, जिसके अंदर मैं बात करूं तो कैल्सिफिकेशन, जिप्सिफिकेशन, डीकैल्सिफिकेशन, पोर्जोलाइजेशन, लेटराइजेशन, ये आपके ऑलमोस्ट, और जो है आपका सैलिनाइजेशन, ये आपके ऑलमोस्ट क्या है सेकंड पार्ट के अंदर कंप्लीट हो चुके थे। अब आगे हम यहां पर बात करेंगे सोलोनाइजेशन एंड अल्कलाइजेशन के बारे में, पैडोटर्वेशन के बारे में और आर्जिलाइजेशन के बारे में। तो ये आपके इंपॉर्टेंट कुछ स्पेसिफिक पैडोजेनिक प्रोसेस रह गए हैं, जिनके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। तो आई होप आप सभी को क्लियर हो चुका होगा कि आज का हमारा टारगेट इस क्लास का क्या रहने वाला है। तो चलिए यहां पर जानते हैं। आपका सबसे पहले यहां पर देखिए सैलिनाइजेशन जो प्रोसेस है ना, इसको मैं एक बार और रिवाइज करवा देता हूं, क्योंकि जो अगला प्रोसेस है आपका अल्कलाइजेशन, सैलिनाइजेशन और अल्कलाइजेशन कहीं ना कहीं एक दूसरे से हल्के से रेलिवेंट हैं, और इन दोनों को एक साथ अगर हम पढ़ेंगे तो चीज़ें ज़्यादा हमें याद रहेंगी, ज़्यादा हमें जो है लंबे समय तक जो है याद रहेंगे और समझ भी ध्यान से आएगा, यानी अच्छे से समझ भी आ जाएगा। तो अगर मैं सैलिनाइजेशन के बारे में बात करूं तो पिछली क्लास के अंदर हालांकि मैंने इसके बारे में प्रॉपर आपको बता दिया था कि सैलिनाइजेशन और डीसैलिनाइजेशन क्या होता है, बट यहाँ पर दोबारा से मैं आपको बताना चाहूँगा। मुझे एक बात बताओ, आप में से कितने ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने जनरली क्या है आपका कह लीजिए नमक को बनते हुए देखा है, यानी कि जिन्हें पता है कि नमक कैसे बनता है। नमक मैं टेबल सॉल्ट की बात कर रहा हूँ, जो आप डेली खाने के अंदर खाते हो उस नमक की बात कर रहा हूँ, कोई अलग नमक की बात नहीं कर रहा हूँ। वो नमक आपका कैसा बनता है आप लोगों ने पढ़ा होगा जनरली 11वीं 12वीं हिस्ट्री के अंदर, या फिर वैसे भी आपने सुना होगा कि नमक कैसे बनाया जाता है। जैसे मान लीजिए ये समुद्र के साइड वाला एरिया है, वहां पर हम क्या करते हैं इस तरीके की छोटी छोटी क्यारियां बना लेते हैं, और इन छोटी छोटी क्यारियों के अंदर जनरली क्या आपका वो समुद्र का पानी भर दिया जाता है। यानी कि समुद्र का पानी आप सभी को पता है वो कैसा होता है, खारा होता है, यानी कि नमकीन होता है। जब वो आपका इस समुद्र का पानी इन क्यारियों में भरा जाता है तो तेज धूप की वजह से जो पानी होता है उसका तो क्या हो जाता है, इवेपोरेशन हो जाता है, यानी कि वो तो जनरली क्या है उसका बाष्पीकरण हो जाता है, वो तो आपका एटमॉस्फेयर के अंदर चला जाता है। लेकिन पीछे क्या बचता है, वो बचता है सिर्फ और सिर्फ आपका नमक, यानी कि जनरली क्या है इसके अंदर रह जाता है सिर्फ और सिर्फ आपका सॉल्ट, जिसे हम नमक कहते हैं। तो कहीं ना कहीं यही आपका तरीका जो है यहाँ पर अप्लाई होता है। जैसा मैंने ऑलरेडी कहा, अगर आप यहां पर ध्यान से देखेंगे तो मिट्टी की सतह के ऊपर क्या है आपको नमक जो है वो इकट्ठा हुआ नजर आ रहा होगा, नमक क्या है आपको जमा होता हुआ नजर आ रहा होगा। अब ये आपका नमक कौन सा है, तो यहां पर देखिए अलग अलग जो है सोलुबल सॉल्ट होते हैं। सोलुबल सॉल्ट कौन से होते हैं, मैं पिछले पार्ट के अंदर मैंने बताया था आपको, वो आपके होते हैं जनरली सोडियम क्लोराइड। मैं लिख नहीं रहा हूं यहाँ पर, डायरेक्ट बोल रहा हूं आपका, ठीक है, क्योंकि पहले हम पढ़ चुके हैं तो हमें क्या जस्ट रिवीजन करनी है। तो इसमें आपका सोडियम क्लोराइड होता है, पोटेशियम क्लोराइड होता है, कैल्शियम क्लोराइड होता है, मैग्नीशियम क्लोराइड होता है, यानी कि क्लोराइड के सॉल्ट होते हैं। इसके अलावा पोटेशियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट, यानी कि सल्फेट जो है सॉल्ट होते हैं। तो अल्टीमेट हम कह सकते हैं कि यानी कि जो सैलिनाइजेशन होता है इसके अंदर क्या है आपके सल्फेट और क्लोराइड के क्या है सॉल्ट होते हैं, किसके, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम और पोटेशियम के।
तो वो क्या है, पानी के अंदर घुले हुए होते हैं, यानी मिट्टी के अंदर पानी होता है, उस पानी के अंदर क्या है वो डिसॉल्व होते हैं, सोलुबल नेचर के होते हैं। जब क्या है आपकी तेज धूप के कारण जो पानी होता है वो क्या होता है, इवेपोरेट होता है। तेज धूप के कारण पानी क्या है आपका इवेपोरेट होगा, और पानी इवेपोरेट हो जाएगा तो अब मिट्टी की सतह पर आपका क्या बचेगा, सिर्फ और सिर्फ जो है वो आपके सॉल्ट बचते हैं, नमक बचते हैं, जिसकी वजह से मिट्टी की सतह कैसी हो जाती है, सफ़ेद हो जाती है। और जो ये सोइल का फॉर्मेशन हुआ है, जो ये मिट्टी का निर्माण हुआ है, इस मिट्टी को हम क्या कहते हैं, इस मिट्टी को जनरली जो है सलाइन सोइल कहा जाता है। क्या बोलते हैं इसे, सलाइन सोइल कहते हैं, ये भी बात आप जानते हैं। ये आपका सफ़ेद रंग की है, इसीलिए इसे कई बार क्या कह दिया जाता है, वाइट अल्कली सोइल भी कह दिया जाता है। क्या कहते हैं हम इसे, वाइट अल्कली सोइल भी कहते हैं। क्या बोलते हैं, वाइट अल्कली सोइल भी कहते हैं। या ये चौक की तरह दिखाई देती है, इसीलिए इसे कई बार सोलन चौक के नाम से भी जाना जाता है, ये उसके दूसरे नाम हो गए। तो इस तरीके से आपकी क्या है, सैलिनाइजेशन प्रोसेस से सलाइन सोइल या फिर वाइट अल्कली सोइल या फिर आपकी सोलन चौक मृदाओं का निर्माण होता है, मिट्टियों का निर्माण होता है। इतनी बात आपको क्लियर है, और ये सारी चीज़ें हम पिछली क्लास के अंदर क्या है कवर कर चुके हैं। अब जो बच्चे मुझे एग्रीकल्चर अड्डा 24/7 से देख रहे हैं वो कह रहे होंगे सर कौन सी पिछली क्लास की बात कर रहे हो, हम तो आज पहली बार इस क्लास के अंदर आए हैं। तो बच्चों, एग्री एंट्रेंस एंड बीएससी एग्जाम अड्डा 24/7 हमारा दूसरा चैनल है, जहां पर जनरली क्या है सेमेस्टर क्लासेस काफ़ी टाइम से चल रही हैं। तो अगर आप लोगों ने अभी तक वो चैनल ज्वाइन नहीं किया तो उस चैनल को आप जो है जाइए और ज्वाइन कर लीजिए। आपको नीचे देखिए वीडियो के टाइटल में @ करके जो है चैनल का नाम दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करेंगे तुरंत आप उस चैनल पर पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो ये आपके लिए इन्फॉर्मेशन थी। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना। क्या आपने कभी जो है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के बारे में सुना? इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी किसे कहते हैं? ज़्यादा डीप में मैं नहीं पढ़ाऊंगा, बस थोड़ा सा यहाँ पर आपको एक इन्फॉर्मेशन देनी जो इंपॉर्टेंट है, जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी का आपको कोई आइडिया है? इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी किसे कहते हैं? जैसे आपने सुना होगा जो प्योर वाटर होता है, प्योर वाटर का मतलब जिसके अंदर क्या है आयंस आपके नहीं होते हैं, तो उसमें अगर आप करंट पास करते हैं तो वो करंट पास नहीं होता है। लेकिन एक ऐसा वाटर, एक ऐसा पानी जो इम्प्योर है, इम्प्योर का मतलब क्या है, यानी कि उसके अंदर सॉल्ट डिजोल्व है, उसके अंदर क्या है आयंस आपके डिजोल्व है, तो उसमें क्या है इलेक्ट्रिसिटी आपकी इजीली पास जो है हो जाएगी। तो उसकी जनरली क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी क्या होती है, हाई होती है। अगर मैं बात करूं इस मिट्टी की, तो इस मिट्टी के अंदर अगर हम क्या करते हैं, पानी को मिक्स करते हैं, यानी कि पानी को अगर इसके अंदर मिक्स किया जाए या इस मिट्टी को पानी के अंदर डाला जाए तो ऑब्वियस सी बात है उसके अंदर सॉल्ट ज़्यादा होंगे, उसके अंदर आयंस ज़्यादा होंगे, उसके अंदर नमक जो है प्रेजेंट होगा। तो इसका मतलब उसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी क्या है, अल्टीमेटली जो है हाई होगी। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी क्या है, उसकी अल्टीमेटली क्या होगी, हाई होगी। तो यहां पर मैं आपको कुछ पॉइंट लिखवा रहा हूं, उनको नोट कर लीजिए। जैसे आपका इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी का मतलब समझ चुके हैं। जैसे मान लीजिए मैंने ये बीकर लिया, इस बीकर के अंदर मैंने उस मिट्टी को डाला, मिट्टी को डालने के बाद एक आपका मीटर आता है, जिसे आप जनरली आगे चल के जब एमएससी वगैरह करेंगे तब आप कभी पढ़ेंगे उसको, उसे हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी मीटर कहते हैं। उसे क्या बोला जाता है, आपका लिख लीजिए, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी मीटर कहा जाता है। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी मीटर जो है उसे बोलते हैं। इस इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी मीटर का इस्तेमाल हम करते हैं इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को चेक करने के लिए। ठीक है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को चेक करने के लिए जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है इसका मतलब उतने ही ज़्यादा क्या है, सॉल्ट है। तो ये आपकी जो सलाइन सोइल है इसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी क्या होगी, हाई होगी। तो हम मिट्टियों की इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को चेक करने के लिए एक स्टैंडर्ड मान के चलते हैं, वो मान के चलते हैं 4, है ना। तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी जो है आपकी इसकी कितनी होगी, इसका जो यूनिट होती है वो है डेसी साइमन पर मीटर, जो है इसकी यूनिट होती है। तो वो कितनी होगी, ग्रेटर देन 4 होगी, ग्रेटर देन क्या होगी, 4 होगी। देन इसके साथ ही साथ अगर इन मिट्टियों के पीएच की बात करते हैं, यानी कि पीएच वैल्यू कितनी होगी, तो पीएच वैल्यू जो है इन मिट्टी की वो आपकी होती है लेस देन 8.5, लेस देन 8.5 क्या है इन मिट्टी की पीएच वैल्यू होती है। ये सभी चीजें आप नोट कर लेंगे। देन आपका एक्सचेंजेबल सोडियम परसेंटेज की अगर बात करते हैं, सलाइन सोइल की बात कर रहा हूँ, जो मैं
ऑलरेडी आपको पढ़ा चुका हूँ। इस मिट्टी के अगर एक्सचेंजेबल सोडियम परसेंटेज की बात की जाए तो वो आपकी लेस देन जो है 15 होती है, ठीक है, लेस देन क्या है आपकी 15 होती है। देन सोडियम एडजॉर्प्शन रेशियो की अगर मैं बात करता हूँ तो वो भी जनरली क्या आपकी लेस देन 13% होती है। तो आपको यहाँ पर नजर आ रहा होगा कि सलाइन सॉइल की मिट्टी की सिर्फ और सिर्फ आपकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी 4 से ज़्यादा, बाकी वैल्यू सारी की सारी क्या है वो क्या है कम है, यानी कि वो पीएच आपका 8.5 से कम है, एसपी जो है यानी कि ईएसपी यानी कि एक्सचेंजेबल सोडियम परसेंटेज आपका 15 से कम है, सोडियम एडजॉर्प्शन रेशियो आपका 13 से कम है। ये मैंने इसलिए बताया, ये कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट है, अगर आप इनको याद रख सकते हैं तो याद रखिए, अदरवाइज आपको आगे चल के जब आप कभी आगे चल के एग्जाम वगैरह देंगे तो उस समय भी आपके बहुत काम आएंगे। और आप जनरली क्या सेमेस्टर एग्जाम के अंदर भी अगर सैलिनाइजेशन प्रोसेस में ये चीज़ लिखते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा बेनिफिट यहाँ पर मिलेगा, यानी एग्जामिनर को लगेगा भाई बच्चे को तो बहुत ज़्यादा चीज़ें आती है ना, तो वो आपको एक अच्छे मार्क्स जो है दे देगा। तो ये आपको याद रखना है किसके अंदर, सैलिनाइजेशन के अंदर, यानी ऑलमोस्ट आपका सैलिनाइजेशन प्रोसेस जो है वो मैंने रिपीट करवा दिया है। और मुझे यहाँ पर ऐसा लग भी रहा है कि आप में से ज़्यादातर बच्चों को चीज़ें समझ भी नहीं आ रहे होंगे, और कुछ हो सकता है कि क्लास भी छोड़कर चले जाएं कि यार हमें पल्ले नहीं पड़ रहा है, हमारे समझ नहीं आ रहा है। ऐसी गलती मत करना, है ना। इसको अगर आपको पहली बार में समझ नहीं आ रहा तो वीडियो को रिवर्स करके इसको दोबारा से देखो, आपको दूसरी बार में पक्का समझ आ जाएगा। प्रॉपर नोट्स बना लो जिससे आपको जो है तंगी ना हो। अब ये मैंने इसलिए बताया था ताकि आपको ये वाला प्रोसेस यानी कि जिसे हम सोलोनाइजेशन कहते हैं या अल्कलाइजेशन जिसे कहा जाता है, इसको समझने में आपको दिक्कत ना हो, इसे आप आसानी से समझ सकें। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना, यहां पर आपको याद क्या रखना है, जैसे मान लीजिए मैं यहां पर क्या कर रहा हूं, ये आपका एक मिट्टी का पार्टिकल मैंने बना दिया। इस मिट्टी के पार्टिकल को हम क्या मान के चलते हैं, इसे मान के चलते हैं हम, ये क्या है क्ले का पार्टिकल, ये जनरली क्या है आपका क्ले का पार्टिकल है, यानी मिट्टी के ही अंदर आपका एक मिट्टी देखिए 3 पार्टिकल से मिलकर बनी होती है, सैंड, सिल्ट और क्ले। मिट्टी जनरली जो है 3 पार्टिकल से मिलकर बनी होती है, सैंड, सिल्ट और जो है आपका क्ले। ये तीनों पार्टिकल्स आपके मिलकर क्या बनाते हैं, मिट्टी को बनाते हैं। सैंड, सिल्ट और क्ले, ये तीनों पार्टिकल्स बनके क्या है मिट्टी को आपका बनाते हैं। अब सैंड सिल्ट क्या होते हैं, क्या इनकी प्रॉपर्टीज होती हैं, वो आगे चल के हम सोयल साइंस के अंदर पढ़ेंगे, टेंशन मत लो। फिलहाल इतनी जानो कि सैंड, सिल्ट, क्ले इन तीनों से मिलकर क्या है आपकी मिट्टी बनी होती है, मिट्टी के पार्टिकल इनके अंदर आपके होते हैं। तो ये जो क्ले होता है ये जनरली क्या है आपका नेगेटिव चार्ज होता है, ये क्या होता है आपका नेगेटिव चार्ज होता है, यानी कि इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। अब ये नेगेटिव चार्ज है यानी कि ऋणात्मक इसके ऊपर क्या है आपका साइन है, तो ये किसको अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ, पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा। आपने पढ़ा होगा ना कि पॉजिटिव पॉजिटिव रेपेल करते हैं, नेगेटिव नेगेटिव रेपेल करते हैं, लेकिन अपोजिट पोल क्या है, अपोजिट साइन क्या एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो ये क्या करेगा जनरली पॉजिटिव जो है आयंस को अट्रैक्ट करेगा। और कौन से पॉजिटिव आयंस को अट्रैक्ट करेगा, तो सोडियम को क्या करेगा ये अट्रैक्ट करेगा। यानी सोडियम जो है ना, सोडियम आयन जो है वो जनरली क्या है आपके इस मिट्टी के यानी कि क्ले पार्टिकल्स के ऊपर आकर क्या हो जाएंगे, चिपक जाएंगे। इस मिट्टी के यानी क्ले पार्टिकल्स के ऊपर आकर क्या है चिपक जाएंगे, और फिर ये आपकी मिट्टी कैसी बन जाएगी, ये मिट्टी जो है आपकी अल्कलाइजेशन की, यानी कि ये मिट्टी कैसी बन जाएगी आपकी अल्कलाइन नेचर की हो जाएगी, यानी क्षारीय नेचर की हो जाएगी। कैसी हो जाएगी, क्षारीय नेचर की हो जाएगी, यानी इसका पीएच जनरली क्या है 8.5 से ऊपर हो जाएगा। तो यहां पर सोलोनाइजेशन या अल्कलाइजेशन का मतलब क्या है, सोलोनाइजेशन या अल्कलाइजेशन का मतलब यहां पर सिंपल ये है कि जो क्ले पार्टिकल्स होते हैं उन क्ले पार्टिकल्स के ऊपर जनरली क्या है सोडियम पार्टिकल्स क्या हो जाते हैं आपके एड्सॉर्ब हो जाते हैं, चिपक जाते हैं आकर, उसी को हम क्या कहते हैं अल्कलाइजेशन कहते हैं, या फिर आपका उसी को सोलोनाइजेशन कहा जाता है, उसी को सोलोनाइजेशन कहा जाता है। अब ये जो सोडियम पार्टिकल्स है ना, ये एक्चुअल में 2 फॉर्म में होते हैं, एक आपका होता है सोडियम कार्बोनेट, दूसरा होता है आपका सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, सोडियम कार्बोनेट एंड सोडियम बाइकार्बोनेट। तो जब क्या है जनरली, अब देखिए दूसरी बार मैं दूसरी तरीके से बता रहा हूं, जब जनरली क्या है आपका सोडियम कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट मिट्टी के पार्टिकल्स के ऊपर यानी कि क्ले पार्टिकल्स के ऊपर क्या है आकर चिपक जाते हैं, तो उसे ही जनरली क्या कहा जाता है आपका अल्कलाइजेशन या फिर सोलोनाइजेशन कहा जाता है। क्योंकि इस केस के अंदर जनरली क्या होता है आपका
जो सोयल का पीएच है वो कितना हो जाता है, 8.5 से ज़्यादा हो जाता है। सोयल का पीएच कितना हो जाता है, 8.5 से अबव हो जाता है। जो मैंने अभी आपको जनरली बताया था, क्या बताया था मैंने आपको, एक्सचेंजेबल सोडियम परसेंटेज। तो जो एक्सचेंजेबल सोडियम परसेंटेज की वैल्यू है वो जनरली आपकी कितनी हो जाती है, वो यहाँ पर हो जाती है आपकी 15 से ज़्यादा। देन आपका सोडियम एड्जॉर्प्शन रेशियो मैंने आपको बताया था वो आपका कितना हो जाता है, 13% से ज़्यादा, 13% से ज़्यादा। और एक चीज़ मैंने बताई थी आपको, ईसी, तो ईसी यहाँ पर कितनी हो जाती है, लेस देन 4 डेसीसाइमन पर मीटर जो है आपकी ईसी हो जाती है। एक मिनट बच्चों रुको, ये मैं कैमरे के आगे आई थिंक वायर आ रही है, इसको मैं साइड कर देता हूँ, है ना। चलिए अब सभी को आई थिंक बीच में रुकावट नहीं आ रही होगी, है ना। चलिए यहाँ पर देखिए आपका, यानी अल्कलाइजेशन या सोलोनाइजेशन किसे कहा जाता है, तो इट इज द एक्युमुलेशन ऑफ हाई एक्सचेंजेबल सोडियम आयंस। किसका, हाई एक्सचेंजेबल सोडियम आयंस का मतलब यहाँ पर ये सोडियम आयंस जो है, यानी सोडियम कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट, ये सोयल क्ले यानी क्ले पार्टिकल्स के ऊपर आकर चिपकते हैं, इन्हें ही क्या कहा जाता है, इसे, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, आपका जो है अल्कलाइजेशन या अल्कलाइजेशन या फिर आपका सोलोनाइजेशन कहते हैं। अल्कलाइजेशन या सोलोनाइजेशन कहा जाता है। और इसमें क्या होता है आपका, इस प्रोसेस के अंदर जैसा यहां पर लिखा है, पीएच आपका कितना हो जाता है, 8.5 से ऊपर हो जाता है। ईएसपी जो है वो आपका 15 से ज्यादा, सोडियम एड्जॉर्प्शन रेशियो 13 से ज्यादा, ईसी इलेक्ट्रिकल कनेक्टिविटी आपका 4 से कम होता है। और अगर मैं यहां की बात करता हूं तो यहां पर देखिए जस्ट आपका उल्टा है, बाकी सारे कम है, ईसी क्या है, ज्यादा है। लेकिन यहां पर अगर आप देखेंगे तो यहां क्या है, ईसी कम है, बाकी सारी चीजें क्या है आपकी ज्यादा है। आई होप आपको ये समझ आ चुकी होगी। तो जो सैलिनाइजेशन या सोलोनाइजेशन, सॉरी, जो आपका सोलोनाइजेशन या अल्कलाइजेशन प्रोसेस है, इससे आपकी जिन सॉइल का फॉर्मेशन होता है उसे हम जनरली क्या कहते हैं, अल्कलाइन। चलो इसको मैं नेक्स्ट उस पर लिख देता हूं, है ना, इसको मैं नेक्स्ट उस पर लिख देता हूं। जो मिट्टी का निर्माण होता है या सोयल का फॉर्मेशन होता है, उन सोयल को हम क्या कहते हैं, यानी कि अल्कलाइजेशन प्रोसेस से या सोलोनाइजेशन प्रोसेस से जो सोयल बनती है उसे आपका क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है अल्कलाइन सोयल। उसे हम क्या कहते हैं, अल्कलाइन सोयल जो है उसे बोलते हैं। या इसी को हम क्या बोल देते हैं, दूसरा नाम देते हैं सोलो, जो है सोलोनेट्स जो है, इसे जनरली आपका नाम दिया जाता है। सोलोनेट सोयल भी क्या है, इसे आपका कहा जाता है। या इसी को जनरली क्या है, ब्लैक अल्कली सोयल भी कहा जाता है। ये जनरली क्या है, इसी के नाम है, ब्लैक अल्कली सोयल भी कहते हैं। तो ये तीन नाम क्या है आपके, जो सोलोनाइजेशन या अल्कलाइजेशन जो प्रोसेस है उससे इन मिट्टी का निर्माण होता है, यानी कि तीनों नाम एक के ही हैं। या आपका अल्कलाइन सोयल कह लो, या आपकी सोलोनेट सोयल कह लो, या फिर आपका ब्लैक अल्कली सोयल कह लो, बात एक ही है। ठीक है, अब बात ये आ जाती है कि सर जब से समझा तो रहे हो लेकिन हमें वो कंटेंट तो दो जो हमें एग्जाम के अंदर लिखना है। तो लो भाई, ये आपका वो कंटेंट रहा जो एग्जाम के अंदर आपको लिखना है, यानी द प्रोसेस इन्वॉल्व्स द एक्युमुलेशन ऑफ सोडियम आयंस, यानी सोडियम आयंस ऑन द एक्सचेंज कॉम्प्लेक्स ऑफ क्ले, यानी जो क्ले पार्टिकल्स मैंने आपको बताया था उस क्ले पार्टिकल्स के ऊपर क्या है वो आकर चिपक जाते हैं, जिससे जनरली आपका जो ESP है, एक्सचेंजेबल सोडियम परसेंटेज है, एक्सचेंजेबल सोडियम परसेंटेज है, वो आपका 15 से ज़्यादा हो जाता है, रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ सोडिक सोयल। यानी कि यहाँ पर एक नाम और ऐड कर लीजिए, अब आ ही गया है, तो इसे जनरली हम क्या बोल देते हैं, सोडिक सोयल भी बोल देते हैं। इसे क्या कह दिया जाता है, सोडिक सोयल भी कह दिया जाता है, या सोलोनेट्स भी बोल दिया जाता है, जो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है। हिंदी में भी यहाँ लिखा गया, यह प्रक्रिया सोडियम आयन के क्ले एक्सचेंज कॉम्प्लेक्स पर 15% से अधिक संचय से संबंधित होती है, जिसके परिणाम स्वरूप सोडिक मृदा यानी सोलोनेट्स का निर्माण होता है, जो कि बेसिकली क्या है आपकी सेमी एरिड एंड सब ह्यूमिड रीजन के अंदर होती है। कहां पर होती है, यानी कि ये जो प्रोसेस आपका कहां पर देखने को मिलेगा, ये प्रोसेस आपको देखने को मिलेगा सेमी एरिड एंड जो है आपका सब ह्यूमिड रीजन के अंदर। जिस तरीके से सैलिनाइजेशन प्रोसेस बताइए, मैंने कहां पर बताया था, सैलिनाइजेशन प्रोसेस आपका कहां पर होता है, लास्ट वीडियो के अंदर मैंने बताया था, तो वो बताया था एरिड एंड सेमी एरिड रीजन के अंदर, यानी शुष्क और अर्ध शुष्क क्षेत्रों में क्या है वो प्रोसेस आपका पाया जाता है। सेम उसी तरीके से ये जो आपका सोलोनाइजेशन या अल्कलाइजेशन प्रोसेस है, ये आपका सेमी एरिड या फिर सब ह्यूमिड यानी कि
अर्ध शुष्क या अर्ध आर्द्र क्षेत्र में क्या है ये देखने को मिलता है। ठीक है, अर्ध शुष्क या उप आर्द्र क्षेत्र में क्या है आपको ये देखने को मिलता है। इतनी बात आपको जो है क्लियर हो जानी चाहिए। अब यहाँ पर देखिए एक चीज दी हुई है, एक्सचेंज कॉम्प्लेक्स ऑफ क्ले। एक्सचेंज कॉम्प्लेक्स ऑफ क्ले का मतलब यहाँ पर क्या है, इसको भी जो है आप लोग थोड़ा सा यहाँ पर समझ लीजिए, है ना, क्योंकि अगला जो हमारा है वो कॉन्सेप्ट इसी से रेलिवेंट है, तभी आपको अगला प्रोसेस समझ आएगा। तो सारी चीजें एक दूसरे से रेलिवेंट है। उस समय मैंने इसलिए नहीं बताई थी क्योंकि आपको लगता कि एक साथ यार इतनी चीजें समझनी पड़ रही हैं मुझे। आप ध्यान से सुनिए यहाँ पर, जैसे कि ये मैंने अगेन क्या बनाया, आपकी यहाँ पर क्ले बना दी। ठीक है, ये क्या है आपका एक क्ले पार्टिकल है और ये क्या है आपका नेगेटिव चार्ज है, और इसने क्या किया था आपका सोडियम के जो आयंस हैं यानी कि जो है सोडियम को जो है क्या कर रखा था, एब्जॉर्ब कर रखा। सोडियम के पार्टिकल्स क्या है इसके ऊपर जो है चिपके हुए थे। बात समझ में आई? सोडियम के पार्टिकल्स क्या है इसके ऊपर चिपके हुए थे। अब मुझे बताओ, इसके अलावा भी तो क्या है मिट्टी के अंदर और पार्टिकल्स भी तो होते हैं। इसके अलावा भी मिट्टी के अंदर पार्टिकल्स होते हैं, बताओ होते हैं कि नहीं होते हैं? पॉजिटिव पार्टिकल्स, सॉरी पॉजिटिव पार्टिकल्स कह रहा हूं मैं, पॉजिटिव आयंस आपके होते हैं ना। जैसे फॉर एग्जांपल की बात करूं मैं कैल्शियम, तो कैल्शियम 2 पॉजिटिव हो गया, मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव हो गया। ये जनरली क्या है आपके, ये भी तो पॉजिटिव आयन है और ये भी मिट्टी के अंदर प्रेजेंट है, लेकिन अभी ये क्या है मिट्टी के सतह के ऊपर चिपके हुए नहीं है। ये अभी क्या है मिट्टी के सतह के ऊपर यानी क्ले पार्टिकल्स के ऊपर क्या है चिपके हुए नहीं है। तो यहां पर जो पॉइंट दिया हुआ है ना, क्या एक्सचेंज कॉम्प्लेक्स ऑफ क्ले। एक्सचेंज कॉम्प्लेक्स ऑफ क्ले का मतलब क्या होता है, जनरली जब मिट्टी का क्या है पीएच चेंज होता है यानी कि पीएच कम या ज्यादा होता है, तो उस केस के अंदर क्या होता है, जैसे आपका मान लीजिए आपका पीएच चेंज हो रहा है या फिर आपका मान लीजिए एक्सचेंज हो रहा है। एक्सचेंज में क्या होगा कि ये जो है आपका कैल्शियम, जो कैल्शियम 2 पॉजिटिव है वो आपके आकर किस पे चिपक जाएगा, क्ले पार्टिकल्स के ऊपर चिपक जाएगा जाके। अब जब कैल्शियम 2 पॉजिटिव यहां पर जाके चिपका है तो ऑब्वियस सी बात है यहां पे पहले से ही क्या चिपका हुआ था, आपका सोडियम चिपका हुआ था। यहां पर पहले से ही क्या था आपका सोडियम था। तो इसका मतलब अब क्या हुआ कि जब कैल्शियम 2 पॉजिटिव यहां पर चिपका है तो आपका जो सोडियम है वो क्या हो जाएगा, रिलीज हो जाएगा। सोडियम पार्टिकल्स यानी सोडियम आयंस क्या है आपके रिलीज हो जाएंगे, और ये जो है इस तरीके से सिलसिला चलता रहता है। यानी मैग्नीशियम आ जाता है तो सोडियम हट जाता है, सोडियम आ जाता है तो आपका क्या है मैग्नीशियम हट जाता है। इस तरीके से क्या है सिलसिला चलता रहता है। तो ये आपका क्या है जो यहाँ पर आप कटायन की एक्सचेंज देख रहे हैं, यानी कभी मैग्नीशियम आ रहा है, कभी सोडियम हट रहा है, कभी सोडियम आ रहा है, कभी मैग्नीशियम हट रहा है, तो ये क्या है कटायन का एक्सचेंज हो रहा है। क्या हो रहा है, कटायन एक्सचेंज हो रहा है। तो इसे हम क्या कहते हैं, कटायन एक्सचेंज कैपेसिटी कहते हैं। क्या बोलते हैं इसे, कटायन एक्सचेंज कैपेसिटी कहते हैं। आगे चल के मैं आपको पढ़ाऊंगा, फिलहाल ये समझाने के लिए था। ठीक है, अब मेरी बात ध्यान से सुनना, क्या बता रहा हूं। जब क्या है ये आपके सोडियम क्ले पार्टिकल्स के ऊपर चिपके होते हैं, जब क्या है सोडियम जो है आपका सोडियम आयन जो है वो क्ले पार्टिकल्स के ऊपर चिपके होते हैं, तब उसे हम क्या कहते हैं बताओ। जब क्ले पार्टिकल्स के ऊपर सोडियम आयन आकर चिपकते हैं तो उसे क्या कहा जाता है, अभी थोड़ी देर मैंने पहले ही बताया था। तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे आपका बोला जाता है अल्कलाइजेशन। उसे क्या कहते हैं, अल्कलाइजेशन बोलते हैं, या फिर इसी को क्या बोलते हैं हम, सोलोनाइजेशन बोलते हैं। यही कहते हैं ना, अभी तो बताया मैंने थोड़ी देर पहले, यही तो बताया ना भाई मैंने। उसे हम क्या कहते हैं, अल्कलाइजेशन, या फिर आपका कहाँ गया, उसे हम अल्कलाइजेशन या फिर सोलोनाइजेशन कहते हैं। यही बताया ना मैंने आपको। तो यहाँ पर आपकी ये बात समझ में आ गई, यानी क्ले पार्टिकल्स के ऊपर जब जनरली क्या है सोडियम आयन आकर चिपकेंगे, सोडियम आयन में आपका सोडियम कार्बोनेट हो सकता है, सोडियम बाइकार्बोनेट हो सकता है, ये आकर चिपकते हैं तो उसे हम अल्कलाइजेशन या सोलोनाइजेशन कहते हैं, जिससे आपकी सोडिक सोयल, सलाइन अल्कलाइन सोयल या सोलोनेट सोयल या फिर आपका ब्लैक अल्कली सोयल का फॉर्मेशन होता है, निर्माण होता है। लेकिन जब क्या होता है ये मैग्नीशियम इसकी जगह आकर चिपकता है और सोडियम क्या हो जाते हैं, रिलीज हो जाते हैं। कैल्शियम इसकी जगह जाकर चिपकता है और सोडियम क्या हो जाता है, रिलीज हो जाता है।
तो इसका क्या हुआ, उल्टा प्रोसेस हुआ। ये आपका अल्कलाइजेशन का उल्टा हुआ कि नहीं हुआ, यानी कि यहां पर क्या हो रहा है, आपका सोडियम जो है वो निकल रहा है, मैग्नीशियम या कैल्शियम जाकर क्या है, चिपक रहा है। तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे आपका कहा जाता है सोलोडाइजेशन, डाइजेशन या फिर आपका डी अल्कलाइजेशन। उसे क्या कहते हैं, सोलोडाइजेशन या फिर आपका डी अल्कलाइजेशन उसे कहा जाता है। बताओ इतनी बात समझ में आई, इतनी बात आपको क्लियर हो गया। अब यहां पर देखिए ये आपकी केमिकल रिएक्शन दी हुई है, यहां पर यही बताया हुआ है, ये आपका सोडियम है और ये एक्स पता है क्या है, ये एक्स आपका क्ले है। ये एक्स जनरली किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये एक्स आपका क्ले को रिप्रेजेंट कर रहा है। यानी अभी सोडियम जो है वो किसके साथ है, आपका जो है वो क्ले के साथ चिपका हुआ है। यहां पर देखिए कैल्शियम सल्फेट जो कि क्या है, आपका जिप्सम कहलाता है। यानी जिप्सम का प्रयोग करते हैं हम, जो अल्कलाइन सोइल है उनको सुधारने के लिए, वो हम आगे चीजें पढ़ेंगे। फिलहाल इतना जानिए कि यहाँ पर आपको कैल्शियम नजर आ रहा होगा। तो दोनों को जब हमने क्या किया, यानी कि जब हमने इसे हम क्या कहते हैं, जिप्सम कहते हैं, इसे क्या कहा जाता है, आपका जिप्सम कहा जाता है, ध्यान रखना। तो जब हमने क्या किया, इसे मिट्टी के अंदर डाला, तो जनरली क्या हुआ, जो ये वाला कैल्शियम है ना, इस वाले कैल्शियम ने डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ी होगी ना अपने 11वीं 12वीं के अंदर, तो वही हुआ, इस वाले कैल्शियम ने इस सोडियम की जगह ले ली और इस सोडियम ने इस कैल्शियम की जगह ले ली, यहां पर देखिए, है ना। तो इससे क्या हुआ, जो क्ले पार्टिकल था एक्स, उसके ऊपर जाके कैल्शियम चिपक गया और सोडियम क्या हो गया, हट गया। सोडियम क्या हो गया, हट गया। सेम उसी तरीके से जैसा कि मैंने यहां पर बताया कि कैल्शियम जनरली चला गया, सोडियम हट गया, या मैग्नीशियम चला गया, सोडियम हट गया। तो वही चीज यहां पर आपकी इस रिएक्शन के अंदर दिखाई गई है। तो जब जनरली क्या है, क्ले पार्टिकल से सोडियम आपके हटते हैं, सोडियम को रिमूव किया जाता है, तो उसे क्या कहा जाता है, उसे जनरली कहा जाता है आपका जो है डी अल्कलाइजेशन, या फिर उसे कहते हैं सोलोडाइजेशन। डी अल्कलाइजेशन या उसे क्या कहा जाता है, सोलोडाइजेशन कहा जाता है। वही यहां पर लिखा हुआ है, मींस रिमूवल ऑफ सोडियम आयंस फ्रॉम द सोइल, यानी सोडियम आयंस को सोइल से रिमूव करना, तो वो क्या कहलाएगा, आपका डी अल्कलाइजेशन कहलाएगा। बताओ सभी को समझ आ गई, हाँ बताइए भाई, इतनी बात सभी को क्लियर हो गई है। इससे आसान तरीके से आप नहीं समझ सकते, है ना। इतनी आसान भाषा में मैंने यहाँ पर ये चीज़ आपको बता दी है। लिखना कितना, देखिए इसके अगर मैं बात करूँ सेमेस्टर एग्जाम के अंदर क्वेश्चन की, तो वो मैंने ऑलरेडी बताया था कि आपसे या तो कोई एक स्पेसिफिक पूछ लिया जाएगा, जैसे आपका लेटराइजेशन के बारे में बताइए, अल्कलाइजेशन के बारे में बताइए, सोलराइजेशन के बारे में बताइए, इस तरीके से आपका शॉर्ट नोट आ जाएगा। या फिर डायरेक्ट आपसे पूछ लेंगे कि एनालिस्ट द सोइल फॉर्मिंग प्रोसेस, यानी कि सोइल फॉर्मिंग प्रोसेस है, पैडोजेनिक प्रोसेस है, उनकी लिस्ट बनाइए। तो आपने फंडामेंटल और आपने क्या किया, इधर जो है आपके दूसरी तरफ स्पेसिफिक की लिस्ट बना दी। फिर आपसे आगे कहा जाएगा कि इनको एक्सप्लेन करो। अगर 15 नंबर का क्वेश्चन आता है तो उस केस के अंदर आपको इन सब के बारे में थोड़ा थोड़ा सा लिखना होगा। यानी अगर आप सबके बारे में, इतने सारे प्रोसेस सबके बारे में थोड़ा थोड़ा सा लिखेंगे तो बहुत सारा हो जाएगा। तो इसके बारे में आपको इतना ही लिखना है, यानी सोडियम आयंस को मिट्टी से रिमूव करना, सोइल से रिमूव करना, वही आपका क्या कहलाता है, डी अल्कलाइजेशन कहलाता है, या उसी को हम क्या कहते हैं, सोलोडाइजेशन, सोलोडाइजेशन उसको कहते हैं। बात समझ में आ गई, सभी को क्लियर है। अब चलिए आगे बढ़ लेते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए आपकी इसकी प्रॉपर डेफिनेशन मैंने दे दी है, ताकि आपकी शिकायत ना आए। आप में से बहुत सारे बच्चे ये कहते हैं कि सर कंटेंट दिया करो, लिखने के लिए हमारे पास होता नहीं है। तो बच्चों अगर आपने चीज़ों को समझ लिया ना, तो लिख आप खुद दोगे, है ना, लिख आप खुद दोगे। बट फिर भी मेरी ड्यूटी है, क्योंकि हर तरीके का स्टूडेंट्स होता है, कुछ लिखने में कैपेबल होते हैं, कुछ नहीं होते, है ना। तो यहाँ पर जो लिखने में कैपेबल नहीं है वो इसका प्रयोग कर सकते हैं। दिस प्रोसेस रेफर्स टू द रिमूवल ऑफ सोडियम आयन फ्रॉम एक्सचेंज साइट, यानी कि यह प्रक्रिया सोडियम आयनों को एक्सचेंज साइट से हटाने की है। एक्सचेंज साइट का मतलब आप समझ गए, यानी कि क्ले के सरफेस की बात हो रही है, क्ले पार्टिकल्स के। इस प्रोसेस के अंदर देखिए, यानी कि ये जो एक्स आपका डी अल्कलाइजेशन है, इसके अंदर आपका होता क्या है, मैंने क्या बताया था आपको कि कैल्शियम और मैग्नीशियम क्या करता है, सोडियम की जगह ले लेता है और सोडियम को हटा देता है। यही मैंने बात की थी। यहां पर भी देखिए वही लिखा हुआ है, सोडियम कैन बी एलिमिनेटेड। एलिमिनेटेड का मतलब होता है हटा देना, रिमूव कर देना। वाई इंक्रीजिंग कैल्शियम और मैग्नीशियम कंसंट्रेशन, यानी मिट्टी के अंदर हम क्या करते हैं, कैल्शियम और मैग्नीशियम की कंसंट्रेशन को बढ़ा देते हैं। और ये कैसे बढ़ाते हैं, हम जिप्सम का एप्लीकेशन करके, यानी मिट्टी के अंदर हम क्या करते हैं, जिप्सम का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, जिप्सम का प्रयोग करते हैं, जिसकी वजह से क्या है, कैल्शियम के आयन की
कंसंट्रेशन बढ़ जाती है, या फिर डोलोमाइट कई बार प्रयोग में ले लेते हैं। जनरली जिप्सम का प्रयोग लिया जाता है, कैल्शियम का इस्तेमाल किया जाता है। तो कैल्शियम या मैग्नीशियम की कंसंट्रेशन को बढ़ा देते हैं किसमें, वाटर के अंदर, जिससे जनरली क्या होता है आपका सोडियम जो है वो रिमूव हो जाता है, और जनरली क्या है आपका मिट्टी जो है वो कैसी हो जाती है, यानी कि उसके ऊपर जाकर कैल्शियम या मैग्नीशियम जो है चिपक जाता है। तो ये क्या कहलाता है, डी अल्कलाइजेशन कहलाता है। ये प्रोसेस आपका होता है, बात क्लियर है। अब चलिए यहां पर अगला आ जाता है आपका पैडोटर्वेशन। अगला प्रोसेस कौन सा है, पैडोटर्वेशन। बहुत ही आसान है, ध्यान से सुनना। पैडोटर्वेशन क्या है, पैडोटर्वेशन कुछ नहीं है, आपने कभी आटा गूंथा, आटा है ना, आटा गूंथते होंगे तो क्या करते होंगे, उसके अंदर जो है आटे के अंदर जो है पानी डालते हैं और उसको इस तरीके से मसलते रहते हैं, मैश करते रहते हैं, वो आपका अच्छे से क्या है मिक्स हो जाता है, यानी पानी और आटा अच्छे से मिक्स हो जाता है। तो पैडोटर्वेशन का मतलब भी यहाँ पर उसी तरीके से है, यानी कि यहाँ मिट्टी क्या है आपस में आपकी मिक्स होती है। मिट्टी कैसे मिक्स होती है भाई, मिट्टी के मिक्स होने का कहने का मतलब ये है, जैसे मैंने आपको सोइल प्रोफाइल आपको दिखाई थी, है ना, अलग अलग सोइल प्रोफाइल आपको, यानी कि सोइल प्रोफाइल की एक पिक्चर मैंने आपको दिखाई थी जिसमें अलग अलग लेयर थी, ठीक है नहीं, लेयर सबसे ऊपर वाली थी ऑर्गेनिक लेयर, उसके बाद ए होरिजन, उसके बाद ई होरिजन, फिर था आपका बी होरिजन, फिर था आपका सी होरिजन, देन आपका नीचे था आपका बेडरॉक्स या फिर जिसे आर होरिजन के नाम से जानते हैं। तो इस तरीके से मैंने आपको ये पिक्चर यहाँ पर दिखाई थी, आप भी मतलब पहले दिखाई थी, है ना, पिछली क्लास के अंदर। तो वहां पर आपने क्या देखा था, अलग अलग लेयर की क्या अलग अलग प्रॉपर्टीज थी। तो जनरली क्या पैडोटर्वेशन के अंदर क्या होता है, ये जो मिक्स यानी कि ये जो सोयल है ये आपकी क्या है होरिजन के बीच में, या सेम आपका कह लीजिए सेम होरिजन के बीच में क्या होती है, मिट्टी का मिक्सिंग होता है, यानी जो सोयल होती है वो क्या होती है, मिक्स होती है, उसे ही हम क्या कहते हैं, पैडोटर्वेशन बोलते हैं। तो वही लिखा हुआ प्रोसेस ऑफ मिक्सिंग ऑफ सोयल, यानी मिट्टी के मिश्रण की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, पैडोटर्वेशन कहा जाता है। अब ये जो पैडोटर्वेशन है ये आपका तीन तरीके से, हाँ तीन है ना, एक दो तीन, तो तीन तरीके से होता है। कई बार क्या है मैं ऐसे तीन करता हूँ हो जाती हैं चार, है ना, तो तीन तरीके से होता है, उंगलियों पे और बोली पे दोनों पे ध्यान देना है। पैडोटर्वेशन आपका तीन तरीके से होता है। वो तीन तरीके कौन से हैं चलिए जानते हैं, थोड़ा सा दिमाग लगाइए। आप लोगों ने देखा होगा मिट्टी को मिक्स कौन करता है बताओ, चूहा देखा आपने, चूहा, चूहा जनरली क्या करता है, वो आपका मिट्टी को खोदता है और नीचे की मिट्टी ऊपर ले आता है और ऊपर की मिट्टी नीचे चली जाती है ना। खरगोश आपने देखा होगा वो भी ऐसे ही करता है। इसी के अलावा स्नेक यानी कि सांप को आपने देखा होगा वो भी ऐसे ही करता है। अर्थवॉर्म आपने देखा होगा, अर्थवॉर्म क्या करता है, आपका मिट्टी के अंदर छेद करता है, मिट्टी को खाता है, उससे बाहर निकालता है, यानी मिट्टी को वो क्या करते रहते हैं, मिक्स करते रहते हैं। तो ये जनरली क्या हुआ आपका, ये हुआ एनिमल्स के द्वारा मिट्टी का मिश्रण, यानी कि यहाँ पर एनिमल्स है, हम एनिमल की कैटेगरी के अंदर रख सकते हैं, ऑब्वियस सी बात है ना। तो एनिमल्स जनरली क्या कर रहे हैं, यहाँ पर मिट्टी का मिश्रण कर रहे हैं, मिट्टी को मिक्स कर रहे हैं। तो जब एनिमल के द्वारा मिट्टी का मिश्रण किया जाता है, यानी कि पैडोटर्वेशन जब एनिमल के द्वारा होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे कहा जाता है आपका फोना। क्या वर्ड यूज करते हैं, उसे फोना वर्ड यूज करते हैं एनिमल के लिए, और फ्लोरा वर्ड यूज करते हैं आपका किसके लिए, प्लांट्स के लिए। आपने सुना होगा फ्लोरा एंड फोना, फ्लोरा एंड फोना, है ना। तो फ्लोरा का मतलब होता है आपका यहाँ पर वेजिटेशन से यानी पौधों से, और फोना का मतलब यहां पर होता है एनिमल से यानी जीव जंतु से। तो देखिए यहां पर सबसे पहला आपका आ जाता है फोनल पैडोटर्वेशन। फोनल पैडोटर्वेशन का मतलब यहां पर क्या है कि मिट्टी का मिश्रण जो है यहां पर किससे हो रहा है, बाय एनिमल्स, यानी जानवरों के द्वारा या एनिमल्स के द्वारा यहां पर क्या हो रहा है, मिट्टी का मिश्रण हो रहा है, मिट्टी आपस में मिक्स हो रही है। बात समझ में आ गई। देन दूसरा आपका तरीका देखिए, यहां पर आपका मैंने एग्जांपल आपको बता दिया, रैट हो गया, रैबिट हो गया, स्नेक हो गया, अर्थवॉर्म हो गए, ये सारे के सारे क्या करते हैं, मिट्टी को आपस में मिक्स करने का काम करते हैं। बात समझ में आई। दूसरा आपका होता है प्लांट। भाई प्लांट मिट्टी को कैसे मिक्स करते हैं, प्लांट का क्या रोल है मिट्टी को मिक्स करने का, आप ध्यान से सुनिए प्लांट कैसे मिट्टी को मिक्स करते हैं। तो आपने पौधे की जड़ों को देखा है, पौधे की जड़ें जनरली क्या है, मिट्टी के अंदर जो है आपकी जाती है ना, पौधे की जड़ें क्या है, मिट्टी के अंदर जाती हैं, यानी कि नीचे की तरफ जाती हैं। तब जब ये जड़ें क्या है आपकी ग्रोथ करती हैं, तो वहां की मिट्टी को ये डिस्प्लेस करेंगी, वहां की मिट्टी को क्या है ये डिस्प्लेस करेंगी। फिर एक टाइम ऐसा भी आएगा कि यही पौधा क्या है आपका खत्म हो जाएगा, डेड हो जाएगा, यानी कि उस पौधे की जड़ें क्या है वहां से आपकी हट जाएंगी। तो वही मिट्टी उस जगह क्या है आपकी वापिस आएगी, यानी कि कहीं ना कहीं मिट्टी का मिक्सचर या जो है यार मिश्रण कह लीजिए यहाँ पर आपका पौधों की जड़ों के द्वारा हो रहा है। इतनी बात समझ में। इसी के साथ ही
साथ यही पौधे आपके डेड होके डिकम्पोज होके मिट्टी के अंदर क्या है मिल जाते हैं जाके, तो वहां पर भी क्या है मिट्टी का आपस में मिश्रण हो रहा है, मिक्सिंग जो है मिट्टी की हो रही है। तो जब जनरली क्या है आपका पौधों के द्वारा या वेजिटेशन के द्वारा मिट्टी का मिश्रण होता है, मिक्सिंग होती है, तो उसे हम कहते हैं फ्लोरल पैडोटर्वेशन। उसे क्या कहा जाता है? फ्लोरल पैडोटर्वेशन कहा जाता है। फ्लोरल का मतलब होता है यहां पर जनरली जो है वनस्पति या फिर कह लीजिए पौधों के द्वारा, ठीक है, या फिर क्या कह लीजिए पौधा जो है हम इसको कह सकते हैं, या फिर पौधा नहीं, इसको वनस्पति ही चलिए लिख देते हैं। फ्लोरल का मतलब क्या होता है? वनस्पति जो है बेसिकली होता है, या फिर कह लीजिए आपका पेड़ पौधों से होता है, पेड़ पौधों से होता है। तो जनरली फ्लोरल पैडोटर्वेशन के अंदर जनरली हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? बाय प्लांट्स, यानी कि पौधों के द्वारा यहाँ पर क्या हो रहा है? मिट्टी का मिश्रण हो रहा है। देन एक तीसरा प्रकार आता है, तीसरा टाइप आता है, उसे हम कहते हैं आर्जिली पैडोटर्वेशन। उसे क्या कहा जाता है? आर्जिली पैडोटर्वेशन। अब मुझे एक बात ध्यान से बताना, आप लोगों ने ऐसी मिट्टी कोई देखी है जो गीली होती है तो फूल जाती है, और अगर आपकी सूखती है तो वो आपकी श्रिंक कर जाती है। यानी जब मिट्टी वो क्या आपकी गीली होती है तो वो फूल जाती है, और जब वो आपकी सूख जाती है तो वो आपकी श्रिंक कर जाती है। इस तरीके की मिट्टी जो होती है उसे हम चिकनी मिट्टी कहते हैं, यानी उसे क्या कहा जाता है? आपका क्ले सोइल कहा जाता है। यानी वो आपकी कौन सी होती है? ब्लैक सोइल होती है, काली मिट्टी होती है। तो जो ब्लैक सोइल होती है ना, जो काली मिट्टी होती है, वो जनरली यानी कि वो एक तरीके की चिकनी मिट्टी होती है, जिसके अंदर हम कपास करते हैं। कपास की खेती किस में की जाती है? काली मिट्टी में की जाती है, ब्लैक सोइल के अंदर की जाती है। आप लोग आगे चल के पढ़ेंगे ब्लैक सोइल के बारे में, ठीक है। तो ब्लैक सोइल की प्रॉपर्टी क्या होती है? ब्लैक सोइल की प्रॉपर्टी होती है कि जब जनरली वो है आपकी वेट होती है, ठीक है, जब क्या है वो वेट होती है यानी कि गीली होती है, उस समय वो क्या करती है? आपकी स्वेल कर जाती है, यानी कि फूल जाती है। स्वेल करना यानी कि फूल जाती है। और जब क्या है वो आपकी ड्राई होती है, यानी कि सूखी होती है, उस समय वो क्या कर जाती है? आपकी श्रिंक कर जाती है। श्रिंक का मतलब होता है सिकुड़ जाती है। तो जब वो आपकी फूलेगी, सिकुड़ेगी, फूलेगी, सिकुड़ेगी, तो उस केस के अंदर क्या है? मिट्टी आपस में मिक्स होती है, यानी कि वो आपस में क्या है? मिक्सिंग उसकी होती रहती है। तो उसे जनरली हम एक वर्ड यूज करते हैं उसके लिए, चर्निंग। क्या वर्ड यूज करते हैं उसके लिए? चर्निंग यूज करते हैं, या फिर उसे हम सोयल चर्निंग कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? हम सोयल चर्निंग कहते हैं। तो जनरली क्या है आपका, यानी कि ऐसा केस जिसके अंदर क्या है मिट्टी गीली हो रही है, सूख रही है, और उसकी वजह से मिट्टी फूल रही है और आपकी श्रिंक हो रही है, जिसकी वजह से मिट्टी मिक्स हो रही है, तो उसे हम कहते हैं आर्जिली पैडोटर्वेशन। उसे क्या कहा जाता है? आर्जिली पैडोटर्वेशन कहा जाता है। और ये वाला जो प्रोटाइप है यानी कि पैडोटर्वेशन का, ये जनरली किसके अंदर देखने को मिलता है? आर्जिली पैडोटर्वेशन जो है ये आप लिख लीजिए ब्लैक कॉटन सोइल के अंदर पाया जाता है। कहां पर पाया जाता है? ये आपका ब्लैक कॉटन सोइल के अंदर देखने को मिलता है, या फिर कह लीजिए आपकी काली मिट्टी जिसे कहते हैं, क्या बोलते हैं इसे? काली कपास की मिट्टी, यानी कपास मिट्टी इसे जनरली जो है कहा जा सकता है, ठीक है, काली कपास मिट्टी, यानी कि ब्लैक अल्कली सोइल के अंदर क्या है? ये आपकी देखने को मिलती है। बात समझ में आई? ब्लैक अल्कली कह रहा हूं, ब्लैक कॉटन सोइल के अंदर क्या है आपका? आर्जिली पैडोटर्वेशन पाया जाता है। ब्लैक कॉटन सोइल, ठीक है, यानी काली कपास मिट्टी जिसे कहा जाता है, या काली मिट्टी, ब्लैक सोइल भी जिसे हम कह देते हैं, या फिर इसी को क्या कहा जाता है? चिकनी मिट्टी भी कहा जाता है। इसके अंदर क्या है? बेसिकली आपका क्ले कंटेंट ज़्यादा होता है। अब एग्जाम में कैसे लिखना है? तो ये लीजिए भाई, ये तीनों टाइप्स के मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं। यानी फोनल पैडोटर्वेशन के अंदर क्या है आपका? बाय एनिमल, जानवरों के द्वारा यहाँ मिट्टी का मिश्रण होता है। फ्लोरल पैडोटर्वेशन के द्वारा, प्लांट्स के द्वारा यहाँ पर क्या है? मिट्टी का मिश्रण होता है। तीसरा आर्जिली पैडोटर्वेशन, जिसके अंदर जनरली क्या है आपकी जो काली मिट्टी है, देखिए यहाँ पर बाय चर्निंग प्रोसेस कॉज्ड बाय स्वेल एंड श्रिंक क्लेज, यानी कि यहाँ पर क्या है? यह सिकुड़ने और फैलने वाली चिकनी मिट्टी के मंथन जैसी प्रक्रियाओं से होता है। जैसे एग्जाम्पल की बात करें तो डीप ब्लैक कॉटन सॉइल जो होती है वो आपकी इसकी क्या है? एग्जाम्पल आ जाती है, जो कि वर्टिसोल्स। वर्टिसोल्स क्या है? ये सॉइल का एक ऑर्डर है। वर्टिसोल क्या है आपका? सॉइल का एक ऑर्डर है। अगर आपके ये सिलेबस के अंदर है तो मैं आपको पढ़ाऊंगा, हालांकि ये आपके फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर नहीं है, सॉइल ऑर्डर नहीं है फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर। आई थिंक वो आपको आगे सेमेस्टर में जो है देखने को मिलेगा, तब मैं आपको इसके बारे में पढ़ा दूंगा। तो ये आपका लास्ट प्रोसेस था पैडोटर्वेशन। ये क्या था आपका? लास्ट प्रोसेस था पैडोटर्वेशन। अब आप लोगों के मन में आ रहा होगा सर यहाँ पर तो अगर मैं बात करूँ इस लिस्ट की, तो इसके अंदर तो आपका एक है आर्जिलाइजेशन,
आर्जिलाइजेशन एक और है। तो भाई जो मैंने अभी आपको पढ़ाया ना आर्जिली पेडोटर्वेशन, वो एक ही बात है, ठीक है। आर्जिली पेडोटर्वेशन वो क्या है, एक ही बात है, कुछ अलग नहीं है जो मैंने आपको पढ़ा दिया। आई होप आपको क्लियर हो चुका होगा। अब आप सभी बच्चों के लिए एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, ध्यान से सुनना। ये जो मेरे पीछे आप देख रहे हैं ये आपके बीएससी एग्रीकल्चर के सेमेस्टर जो है कोर्स है, सेमेस्टर जो है बैच है। जनरली यहाँ पर फर्स्ट सेमेस्टर का बैच 22 सितंबर से स्टार्ट हो रहा है। सेकेंड सेमेस्टर का बैच सेकेंड कह रहा हूँ, थर्ड सेमेस्टर का बैच जो है वो आपका 23 सितंबर से स्टार्ट हो रहा है। फिफ्थ सेमेस्टर का बैच आपका 24 सितंबर से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो अगर आप हमारे साथ कोर्स यानी कि पेड कोर्स के अंदर जुड़ना चाहते हैं तो आप इन बैच के अंदर एनरोल हो सकते हैं। एनरोल होने के लिए आपको क्या करना है, अड्डा 24/7 की मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है, उसमें रजिस्ट्रेशन करना है, एग्रीकल्चर को सिलेक्ट करना है। देन उसके बाद आप जब जाएंगे कोर्सेज के अंदर तो आपको वहां पर ये सेमेस्टर बैच मिल जाएंगे, सेमेस्टर कोर्सेज मिल जाएंगे जिसके अंदर आप एनरोल हो सकते हैं। वहां पर जो भी XYZ, जैसे आप मान लीजिए आपका 2749 रुपये यहाँ पर प्राइस दिखा रहा है जो कि अभी ज़्यादा है। अगर आप इसके ऊपर डिस्काउंट चाहते हैं तो आपको सिंपली क्या करना है, कोड लगाना है Y1021, है ना। Y1021 जो है आपको कोड लगाना है, क्या Y1021 आपको कोड लगाना है। जैसे ही आप ये कूपन कोड लगाएंगे आपको क्या है वहां पर डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है। आपको जनरली क्या है वहां पर डिस्काउंट मिल जाएगा। आई होप आपको ये क्लियर हो चुका होगा कि किस तरीके से आपको इसके अंदर एनरोल होना है, ठीक है। आपको अड्डा 24/7 की मोबाइल एप्लीकेशन पर जाना है, वहां पर आपको रजिस्ट्रेशन करना है। देन उसके बाद Y1021 जो है आपको कोड लगाना है। इसके अलावा आज के ये जो है क्लास हमारी यहीं पर खत्म होती है। आपकी कोई क्वेश्चन या कोई क्वेरी है तो आप इस दिए गए नंबर पर जो है हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप इस टेलीग्राम ग्रुप पर मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, डायरेक्ट मुझसे बात कर सकते हैं। एग्रीकल्चर बाय अमन सर, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स के अंदर मिल जाएगा। देन इसके साथ ही साथ आपको वीडियो कैसी लगी तो उसका कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताना। इसके अलावा अगर आप जो है इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, जो बच्चे मुझे एग्रीकल्चर अड्डा 24/7 से देख रहे हैं उन्हें मैं पहले भी बता चुका हूं, हमारा एक सेपरेट चैनल है एग्री एंट्रेंस एंड बीएससी एग्जाम्स अड्डा 24/7, जहां पर हम CUT, UG, PG, यूपी कैटेट UG, यूपी कैटेट PG और सेमेस्टर एग्जाम्स की प्रिपरेशन करवाते हैं। अगर आप लोग बीएससी एग्रीकल्चर के अंदर हैं और आगे आपको एंट्रेंस की प्रिपरेशन करनी है, चाहे वो MSc का हो या फिर आपको BSc लेवल के किसी की एंट्रेंस की प्रिपरेशन करनी है, तो आप उस चैनल पर जाके उस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसमें आपको नीचे दिख रहा होगा वीडियो यानी कि टाइटल में, जो बच्चे मुझे एग्रीकल्चर अड्डा 24/7 से देख रहे हैं उनको बता रहा हूं मैं, ठीक है। तो आपको टाइटल में @agri एंट्रेंस दिख रहा होगा, उस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तुरंत आप उस चैनल पर पहुंच जाएंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर। इतना अपना ध्यान रखिए और तैयारी करते रहिए। थैंक यू सो मच।